वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पेपर 1 में जो अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री को देख रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आएंगे और हूबहू सीधे लड़ेगा एग्जाम में। तो जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 की क्लासेस लगातार जारी है। तो चलिए फिर से एक नए क्लासेस में स्वागत करते हैं आप सभी का। और इससे पहले हम लोग 200 प्रश्नों को कर चुके हैं। आज हम लोग 201 से आगे बढ़ेंगे और फिर 40 प्रश्नों को आज भी करेंगे। ऐसे एग्जाम तक ये क्लासेस लगातार जारी रहेगी, क्योंकि ये सारे क्लासेस जो अकॉर्डिंग सिलेबस हो रही है। सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या करें हम लोग क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में रेडी करके आप सभी के बीच लाने का प्रयास करें, ताकि आप कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि एग्जाम 17 मार्च को ही होना है। अभी तक ये क्लियर है कि डेट आगे नहीं बढ़ने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? यानी अपनी राजधानी को जो मुर्शिदाबाद में था उसे कहाँ कर दिया? मुंगेर। तो ये बंगाल के जो शासक थे मीर कासिम, उसके बारे में कहा गया। तो मीर कासिम ने ऐसा किया था। राजधानी पहले कहाँ थे? मुर्शिदाबाद, उसे उसने कर दिया मुंगेर। नेक्स्ट, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? यानी नांदेड़ गुरुद्वारा में किन किन की मृत्यु हुई थी, और जहाँ पर कि नांदेड़ गुरुद्वारा बना है उसको किस सिख गुरु की समाधि मानी जाती है? तो गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे, है ना, गुरु गोविंद सिंह। उनकी समाधि कहाँ है? नांदेड़ गुरुद्वारा में। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। इस समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर जो कि बिहार में है। तो बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। उसमें दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय उस समय दिल्ली के शासक थे, यानी मुगल शासक। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब मारे गए? 1799 में। ये एंग्लो मैसूर वार जो हो रहा था, एंग्लो मैसूर वार में मारे गए। ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में, चौथे आंग्ल मैसूर वार जो कि 1799 में हुआ था, उसी में उसकी मृत्यु हो गई थी, टीपू सुल्तान की। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? जैसा पहले मैंने कहा, सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के अंतिम गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ कर दिया? ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ जो होता है वह है प्लासी के युद्ध। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किसके खिलाफ? नवाब सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे, और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव। अंग्रेजों का नेतृत्व किया था क्लाइव ने, और बंगाल के सेना का नेतृत्व किया था सिराजुद्दौला ने, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। और इसी युद्ध को भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ माना जाता है। डिंडीगुल किसका नाम है? डिंडीगुल एक शहर का नाम है, एक नगर का नाम है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, डिंडीगुल। और उस समय ये कहाँ था? मैसूर, जो मैसूर राज्य था उसी के अंतर्गत आता था डिंडीगुल। नेक्स्ट, बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना जो है मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? बंगाल के गवर्नर कौन थे जिसने जो सरकारी खजाना था उसको मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया? वारेन हेस्टिंग्स ने। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सेफ्टी के दृष्टिकोण से उन्होंने ऐसा किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? पहला ब्रिटिश जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के काल में। इसे आपको रेलवे का जनक भी कहा जाता है। भारत में रेलवे का काम इनके कारण बहुत ज़्यादा हुआ, इसे भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आएगा, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। इसी के काल में भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई? कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना आपका कब हुआ था? 1774 में, 1774 में। इस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, बंगाल के किस गवर्नर के समय पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया?
तो पिट्स इंडिया एक्ट भी पारित किया गया था, उस समय भी बंगाल के गवर्नर थे वारन हेस्टिंग्स। पिट्स इंडिया एक्ट 1774 में पारित किया गया था, वारन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? जो पहला भारतीय शासक थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे वो थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान थे वो। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लार्क। जॉर्ज क्लार्क के नेतृत्व में रेल लाइन बिछाई गई थी, लेकिन उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में जॉर्ज क्लार्क ने, ये जूनियर स्तर के अधिकारी थे जिन्होंने कि रेलवे लाइन बिछाने का पर्टिकुलर किसको कहते हैं? अगर पूरा सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा तो लॉर्ड डलहौजी रहेगा ऑप्शन में, अगर पूरा डीपली पूछा जाएगा तो जॉर्ज क्लार्क। दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जिसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन ऑफ वेल्थ इसकी एक पुस्तक थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इन्होंने भारतीय धन का किस प्रकार ब्रिटेन की ओर प्रवाह हो रहा है, अपवहन हो रहा है, इसी के बारे में थ्योरी दिया था, जिसको कहते हैं संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सर्वाधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? भारत में जो ब्रिटिश भू राजस्व टैक्स प्रणाली थी, टैक्स जो उनका टाइप था, उनसे सबसे ज़्यादा लाभ हुआ जमींदार को। यहाँ जमींदार वर्ग जो उभरा मध्यस्थ वर्ग के रूप में, टैक्स वसूलने वाला वर्ग, तो वही सबसे ज़्यादा लाभान्वित, तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा और किसानों से भी। किसान तो शोषित थे और अंग्रेज को जितना लाभ होना चाहिए उतना भी नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा कह सकते हैं मलाई खाने वाला वर्ग उभरा जमींदार, इसे ही सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। अगला है, भारत में पहला सूती वस्त्र मिल, भारत में पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो बम्बई में किया गया। भारत में पहला सूती वस्त्र मिल बम्बई में स्थापित किया गया। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कौन सी भू राजस्व व्यवस्था कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी करती थी, क्योंकि सीधे किसानों से के साथ इसका बंदोबस्त किया जाता था। इसमें जो होता था मध्यस्थ, ये कोई नहीं होता था, सीधे किसान ही टैक्स देते थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कौन सी भू राजस्व व्यवस्था कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें किसान से सीधे का संपर्क स्थापित करके टैक्स वसूला जाता था। किसके द्वारा बिहार तथा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त या उसको कहते हैं स्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया? अस्थायी बंदोबस्त कहाँ हुआ था? पहले ये भी प्रश्न आ सकता है, बिहार और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, किस एरिया में? बिहार बंगाल में। अस्थायी बंदोबस्त का दूसरा नाम क्या है? स्तमरारी बंदोबस्त। और इसे किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 में। किसने लागू किया था? रीड और मुनरो ने। रीड और मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था 1820 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। बिहार था अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले मार्ग पर उच्च तटकर। बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन हुआ, इसके लिए जो मुख्य कारण क्या था? कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, जिससे ब्रिटेन को अगर पहले यहाँ से बहुत ज़्यादा बने बनाए कपड़े निर्यात होते थे, जिससे यहाँ के जो बुनकर थे उनको बहुत लाभ होता था, लेकिन अब हैवी टैक्स लगा दिया था, है ना, उच्च तटकर लगा दिया था, जिसके कारण माल जो प्रोडक्ट था उनका दाम काफ़ी बढ़ जाता था और फिर उनका डिमांड धीरे धीरे घटने लगा। यही मुख्य था पतन का कारण। नील कृषकों के दुर्दशा पर लिखी पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मिश्र। दीनबंधु मिश्र, कहीं कहीं दीनबंधु मित्र या मित्रा भी मिलेगा।
दीनबंधु मित्रा आपको ज़्यादा मिलेगा मिस्र की जगह, तो आप दीनबंधु मित्रा याद रखें। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान, कॉफ़ी के लिए कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? वायनाड जनपद। वायनाड कहाँ है? केरल में। और यहाँ से अभी सांसद कौन है? राहुल गांधी। यहीं पर सबसे पहले कहवा का बागान लगाया गया था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? जैसा मैंने पहले ही कहा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दिया था अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में। इसी में उन्होंने भारत के आर्थिक शोषण आर्थिक दोहन का विचार प्रतिपादन किया था। तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई? यानी भारत में जो जनगणना का आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? 1872 में स्टार्टिंग हुआ था। लेकिन ये कह सकते हैं पूरी वेल तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ था। हाँ, विधिवत तरीके से प्रत्येक 10 साल में होना स्टार्ट हुआ 1881 में। लेकिन प्रश्न के अनुसार आपका आंसर 1872 वाला होगा कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत में जनगणना किसके काल में हुई थी? मैंने प्रथम जनगणना पूछा था, प्रथम। तो प्रथम 1872 में, उस समय थे लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार हुआ था। सर टॉमस मुनरो, सर टॉमस मुनरो, ये मुनरो के नाम से फेमस है, किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रेतवाड़ी का, जैसे मैंने पहले कहा, रीड और मुनरो, रीड, थॉमस रीड और मुनरो, इन दोनों ने मिलकर रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ? पहला जो रेल लाइन बना भारत में कब बना? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? इसे याद रखिए आप, मुंबई से ठाणे के बीच। ठाणे है लेकिन यहाँ ठाणे याद रखिएगा, मुंबई और ठाणे के बीच। ठाणे की जगह क्या हो जाएगा? ठाणे। मुंबई और ठाणे के बीच। कब? 1853 में। उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? यानी आपसे पूछा था कि व्हिटली आयोग का गठन कब हुआ था? 1929 में। इसका संबंध किससे था? तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों के प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। यानी श्रमिकों के से संबंधित था ना, श्रमिकों से संबंधित था व्हिटली आयोग। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि उन्हें भारतीय कर्मी चाहिए, है ना, छोटे छोटे प्रशासनिक पदों पर भारतीय कर्मी चाहिए था जिन्हें कि अंग्रेजी आती हो। यानी क्या हो गया इसका उद्देश्य? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, क्योंकि इतने इतने लोग तो ब्रिटेन से ला नहीं पाएंगे जो हर छोटे बड़े काम वो उससे करवाएंगे, और फिर उनको सैलरी भी ज़्यादा देना होगा। भारतीय कम सैलरी में कार्य करके खुश रहते थे, और इसमें लेकिन समस्या थी कि उससे अंग्रेजी आती नहीं थी, तो उसको अंग्रेजी सिखाने के लिए छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु उनको शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, इसलिए वो अंग्रेजी सिखा रहे थे, भारत में शिक्षा का प्रसार करने का प्रयास कर रहे थे। भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित वह बैंक जो प्रबंधन चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। भारतीयों द्वारा, ये किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा नहीं, याद रखिएगा, भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित वह बैंक जो उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था, अवध कमर्शियल बैंक। ये भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक था, अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा रेतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया था रेतवाड़ी बंदोबस्त? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। रेतवाड़ी व्यवस्था कहाँ था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। इसको याद रखिएगा, इस एरिया को किसने लागू किया था? रीड और मुनरो ने। कब किया था? 1820 में किया था। यहाँ से 3 प्रश्न आते हैं। कब हुआ? 1820 में। किसने किया? रीड और मुनरो ने। कहाँ किया? तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। भारत में उपनिवेशी शासन, भारत में उपनिवेशी शासन के अंतर्गत 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? सबसे पहला प्रश्न, सही प्रश्न निकाला है। इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में। इस समय कौन थे भारत के वायसराय? तो रिपन, लॉर्ड रिपन वायसराय थे। इल्बर्ट बिल कब आया? 1883 में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। अब इसका उद्देश्य क्या था इसको देख लें।
जहाँ तक अदालतों के दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। इनका कहना था कि पहले था कि भारतीय और अंग्रेज अगर एक ही केस में, इसके पहले मैटर क्या था, अगर एक केस चल रहा, कोई मैटर है, इसमें अगर इंडियन इंडियन और कह सकते हैं कि ब्रिटेन के दो लोगों का अगर मैटर चलता था, इंडिया और ब्रिटेन का, तो उसके जो जज होंगे ना, वो ऑलवेज एक यूरोपीय अधिकारी ही होंगे, यूरोपीय न्यायाधीश ही होंगे। और इसमें कोई भारतीय न्यायाधीश इसका निर्णय नहीं दे सकता है। लेकिन इसने कहा कि इस बिल में, इल्बर्ट बिल में नहीं, अब इनका निर्णय जो जज होंगे वो भारतीय भी हो सकते हैं और वो भी निर्णय दे सकेंगे। तो यानी इनका कहना था, जहाँ तक अदालतों के दांडिक अधिकारिता का प्रश्न है, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना तो अच्छा था, भारतीयों के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन इनका विरोध किया गया और अंततः ये बिल पारित नहीं हुआ। और इसके विरोध के कारण बाद में फिर रिपन को भी इस्तीफा देना पड़ा। तो इसलिए रिपन को सज्जन रिपन या भारतीयों का उद्धारक भी कहा जाता है, क्योंकि रिपन ने ये बहुत अच्छा बिल लाया था, विशेषकर वैसे केसेस में जहाँ की क्या है, ये दांडिक आपराधिक वाला मैटर है। सिविल के लिए तो था ही कि अंग्रेज इसका डिसीजन देंगे, लेकिन कम से कम आपराधिक वाला में, क्रिमिनल केसेस में जज भारतीय हो सकते थे। इसमें इसने इसका प्रोविजन किया था इल्बर्ट बिल में, लेकिन ये नहीं हो पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं होने का क्या कारण था? भारी उद्योगों का अभाव, क्योंकि यहाँ पे भारी उद्योग नहीं लगाया गया और ये भारी उद्योग कहाँ थे? ब्रिटेन में, और उन्हीं के माध्यम से सारा कार्य होता था। इसके कारण यहाँ पर स्वतंत्र रूप से उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। पूरी तरह कंपनी जो थी उसका व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया और सारे कह सकते हैं उनका जो व्यापारिक एकाधिकार था, पहले उसका चाय और चीनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना था, चाय और चीनी के साथ। अगर इसको आंशिक रूप से पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से कब समाप्त किया गया, तो वहाँ पर आपका 1813 हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट में भी इसकी व्यापारिक जो एकाधिकार था उसे समाप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन चाय और चीनी ये दो चीज़ों पर व्यापारिक एकाधिकार बना रहने दिया। लेकिन 1833 में क्या किया, इन पर भी एकाधिकार जो था वो भी खत्म कर दिया, यानी पूर्णतः, है ना, यहाँ बोला अंतिम रूप में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तो 1833 हो जाएगा। अगर आंशिक पूछा जाएगा तो 1813 हो जाएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच या वुड्स का घोषणा पत्र 1854। यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाएगा, वुड्स घोषणा पत्र कब आया या वुड्स डिस्पैच कब आया? 1854 में। इसे भारतीय शिक्षा का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स ग्रांट को, चार्ल्स ग्रांट को। नेक्स्ट, हिंदू कॉलेज 1817, हिंदू कॉलेज 1817 की स्थापना किसने की? डेविड हेयर। हिंदू कॉलेज 1817 की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर। पहली आधुनिक पटसन मिल, पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई? रिसरा, जो कि कहाँ है? बंगाल में। भारत में पहली आधुनिक पटसन मिल रिसरा में स्थापित हुई, जो कि बंगाल में स्थित है। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट, रेलवे बजट कब शुरू हुआ? पहले होता था क्या, रेलवे का बजट और आम बजट साथ में होता था, लेकिन उसे अलग कर दिया, रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। तो पहली बार रेलवे विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ? 1925 में। 1925 के पहले दोनों साथ में हुआ करते, दोनों बजट, इसको अब अलग कर दिया गया। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? ये जो अन ब्रिटिश टर्म है, अन ब्रिटिश, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किस पुस्तक में? उसकी पुस्तक का ही नाम है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका प्रयोग, इस शब्दावली का प्रयोग पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ये था साथियों जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 की क्लासेस, जहाँ पे हम लोग इंडियन हिस्ट्री से जुड़े कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे, पेपर 1। और आप भी चाहते हैं जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी करें, तो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और बिल्कुल जीरो फी में आप तैयारी कर सकते हैं। आपसे कोई फीस नहीं लिया जा रहा है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि
एवरी मॉर्निंग जब क्लासेस की वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन जा रहा, आप क्लासेस कर सके, क्योंकि यहाँ पे एवरी मॉर्निंग क्लासेस की वीडियो अपलोड कर दी जाती है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।